हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जीवो में जनन का वन शॉट। जी हाँ, अब मैं लेकर के आया हूँ वन शॉट, और यही सेशन में मैं इस सेशन में वन शॉट में जीवो में जनन आपका नस्ते नाबूद करने वाला हूँ। पूरा A to Z सर्जरी करके मैं पढ़ाऊंगा। जितना हो सकता है मैं वन शॉट इतना शॉर्ट में पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम का मात्र एक रात में आप ये चैप्टर को पढ़ के फिनिश कर सकते हो। मतलब आज इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर के बारे में अगर बेहतरीन से पढ़ना चाहते हैं, अगर लेक्चर वाइज पढ़ना चाहते हैं, हम इस चैप्टर को लेक्चर फोर लेक्चर फोर में फिनिश किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको लेक्चर फोर तक आप पढ़े, तो आप जो अपने जो प्यारे से जो प्लेटफॉर्म है, BSA इंस्टीट्यूट मतलब बायो सक्सेस एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, तो आप इस पर जा करके आप इस चैप्टर को पूरा बेहतरीन से पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप फिजिक्स का भी आप चाहते हैं अगर रिवीजन करने का, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। क्योंकि मात्र 2 सेशन में ही आपको पूरा बुक 1 एक सेशन में कराया गया है और आपका बुक 2 एक सेशन में कराया गया है, तो आप जा कर के कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, चूँकि वन शॉट होने वाला है और टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अंतिम तक बने रहिए और आप इसको ज़रूर देखिएगा। वन शॉट है, बेहतरीन होगा, जो भी होगा आप मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल हमेशा बेहतरीन आता है। मुझे आशा है कि आप 2025 का तैयारी कर रहे हैं और 2025 में आप 90 प्लस एबव करना चाह रहे हैं, और करिएगा भी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वन शॉट। सबसे पहले देखिए, आपको जीवों में जनन, ठीक ना। मतलब आपको इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि जीव में जनन कैसे होता है, क्या-क्या घटना है, यहाँ से क्या-क्या आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। आपका बोर्ड जो भी बोर्ड लेवल में, मतलब जिस भी बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर है, जैसे बिहार में है, तो मुझे पूरा पता है कि बिहार में है, और ये वीडियो हर बोर्ड के लिए, ठीक ना। मतलब जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर बोर्ड का तैयारी कराया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ये चैप्टर आपका जीवो में जनन, और हम आपको वन शॉट में खींचने वाले हैं। आप A to Z अगर आप नोट नहीं किए हैं, तो आप वन शॉट भी पढ़ के बेहतरीन समझ सकते हैं। देखिए, जीवन अवधि हम इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे, बट उतना तो डिटेल नहीं पढ़ा पाएँगे जितना कि हम लेक्चर वाइज़ में पढ़ाए हैं। देखिए, किसी भी जीव का जन्म से उसके प्राकृत मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। मतलब देखिए, कोई भी जीव है, देखिए कोई जीव है क्या, यहाँ पर किसी भी जीव का जन्म से वो जन्म लिया और उसका प्राकृत मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। मतलब देखिए, ये शिशु जन्म लिया और इसका जब तक प्राकृत रूप से डेथ न हो जाए, इसके बीच के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। इस बीच के समय को ही जीवन अवधि कहा जाता है, ठीक ना। देखिए, जैसे आपका तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष का हो गया, बरगद का जीवन अवधि 200 से 300 वर्ष का हो गया, केचुआ का जीवन अवधि 160 वर्ष का हो गया। तो ये आपको MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तोता का जीवन काल कितना होता है, तो 140 वर्ष, और बरगद का जीवन काल 200 से 300 वर्ष, उसके बाद अगर केचुआ का 160 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जीवों में जनन, आप जीवों में जनन तो था ही, बट जो जीवन अवधि सबसे पहला टॉपिक था वो आप पढ़ लिए। उसके बाद अब आप जाता है जीवों में जनन। तो जनन क्या है, देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव द्वारा संतति उत्पन्न होता है। मतलब आप समझते हैं, मतलब जो है जनन वह प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन, जिसके पश्चात जनक जीव से संतति उत्पन्न होता है। तो अब देखिए कितना प्रकार है जनन का। तो जनन का बेसिक 2 प्रकार है। एक होता है आपका अलैंगिक जनन, एक होता है आपका लैंगिक जनन। आप इसमें याद रखिएगा, अलैंगिक मतलब एक जनक जीव भाग लेगा, लैंगिक मतलब 2 विपरीत जनक जीव इसमें भाग लेगा, ठीक ना। चलिए, देखिए अगला क्या है। देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन आप पढ़े। जनन क्या है, और उसके बाद जनन 2 प्रकार का हो जाता है, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन क्या है। जनन का वह प्रक्रिया जनन का वह प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जनक जीव भाग लेता है और अपने समान संतति उत्पन्न करता है। मतलब अलैंगिक जनन में एक जनक जीव भाग लेगा और अपने समान संतति उत्पन्न करेगा। इसी घटना को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे
लैंगिक जनन में वो नहीं होगा। जनन का वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जनक जीव, अब क्या दो विपरीत जनक जीव, तो एक मेल होगा, एक नर होगा और एक मादा होगा, भाग लेता है और अपने समान नए संतति उत्पन्न करता है। मतलब अलैंगिक जनन एक जनक जीव द्वारा उत्पन्न संतति को अलैंगिक जनन कहते हैं, और लैंगिक जनन दो विपरीत जनक जीव के द्वारा उत्पन्न संतति को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, अब आपको बोलेगा लैंगिक जनन पर टिप्पणियाँ लिखें, तो देखिए लैंगिक जनन में एकल जनक जीव भाग लेता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन में एकल जनक जीव भाग लेता है और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है, यहाँ से एमसीक्यू आपका निकलेगा। उसके बाद देखिए इसमें एकल कोशिकीय जनक जीव भाग लेता है, बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा। इसमें उत्पन्न संतति क्लोन होता है, इसमें उत्पन्न संतति क्लोन होता है। अब देखिए क्लोन किसे कहते हैं, आप क्लोन शब्द से अपरिचित होंगे। क्लोन शब्द क्या है? क्लोन शब्द क्या आ गया? देखिए जनक जीव से जब उत्पन्न संतति आकार व आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होगा तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। हम आपको लेक्चर समझाए भी हैं, लेक्चर 3 में शायद, देखिए लेक्चर 2 में समझाया हुआ। देखिए लैंगिक जनन पर टिप्पणियाँ, आप तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों समझ गए। सबसे पहले तो जीवन अवधि क्या है, कितना लोग कितना दिन तक जीता है, पहले ये तो जानिएगा ना, पहले ये जान लीजिए। उसके बाद देखिए जनन क्या है, फिर जनन कितना प्रकार का होता है, लैंगिक अलैंगिक। अलैंगिक के बारे में आप समझ गए, अब लैंगिक के बारे में समझिए। देखिए इसमें दो विपरीत जनक जीव भाग लेता है, एक नर और एक मादा होना चाहिए। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें बहुकोशिकीय जनक जीव भाग लेता है। उसके बाद देखिए इसमें युग्मक का भी निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें उत्पन्न संतति क्लोन नहीं होता है। मतलब देखिए क्लोन क्या होता है, आप 2 कॉपी पेज कर लीजिए, आप अपना को पेज लेकर के जाइए और कंप्यूटर भैया को बोलिए इसका आप 2 कॉपी कर दीजिए, तो हूबहू हो गया। मतलब 100 में 100% सेम, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोन, ठीक ना? उसके बाद देखिए, अब देखिए अलैंगिक जनन कितना प्रकार का हो जाता है, तो अलैंगिक जनन आपका विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, खंडन हो गया और कायिक प्रवर्धन हो गया। ये प्रकार जितना भी है, ये सभी आपको अलैंगिक जनन का प्रकार है और सभी आपको पढ़ना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर भी बनता है और आपको यहाँ से एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव भी बन के आता है, ठीक ना? देखिए, मैं आपको बहुत कम समय में वन शॉट खींचने वाला हूँ। अगर आप अंतिम का 40 से 50 मिनट में आप वन शॉट कर लीजिएगा। देखिए विखंडन से आप क्या समझते हैं? देखिए जनन का वह प्रक्रिया जिसमें 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 जनक जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करता है और विभाजित हुए प्रत्येक भाग नए संतति में बदल जाता है, विखंडन कहलाता है। मतलब कोई जनक जीव है, मतलब कोई जनक जीव है, देखिए ये जैसे जनक जीव है, ये अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ लिया, 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ लिया, विभाजित कर लिया और देखिए ये जो बचा हुआ विभाजित भाग है, ये नया संतति का निर्माण कर लिया, ठीक? ये विभाजित भाग ये भी नया संतति का निर्माण कर लिया और ये भी विभाजित हुआ भाग ये संतति का निर्माण कर लिया। मतलब कोई जनक जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में बाँट लिया, मतलब टुकड़ा कर लिया और जो भी शरीर का बचा हुआ टुकड़ा भाग है, वो नया संतति में उत्पन्न हो गया। तो इसी जनन की इस घटना को हम लोग विखंडन कहते हैं और विखंडन आपका अलैंगिक जनन है। देखिए अब देखिए, आपको जो लिखा हुआ वो बहुत सरल भाषा में है और आप इसको नोट कर लीजिएगा। जनन का वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव अपने शरीर को 2 से अधिक भागों में विभाजित कर लेता है और विभाजित हुआ प्रत्येक भाग नए संतति में बदल जाता है। इसी को अलैंगिक जनन का विखंडन विधि कहा जाता है। इसमें देखिए 2 प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है आपका द्विखंडन, एक हो जाता है आपका विखंडन। द्विखंडन और विखंडन में आपका अंतर पूछता है जो बोर्ड एग्जाम में है और आपको बोलेगा द्विखंडन किसमें पाया जाता है और विखंडन किस बहुखंडन किसमें पाया जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक ना? देखिए द्विखंडन से आप क्या समझते हैं और देखिए विखंडन से आप क्या समझते हैं? विखंडन से आप क्या समझते हैं? देखिए द्विखंडन और विखंडन, देखिए देखिए द्विखंडन और विखंडन, देखिए 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 द्विखंडन, देखिए इसमें एकल जनक जीव भाग लेता है, इसमें एकल जनक जीव भाग लेता है और अपने शरीर को केवल 2 भागों में विभाजित कर लेता है। मतलब
द्विखंडन में जब जनक जीव अपने शरीर को केवल 2 भागों में विभाजित करता है, ये देखिए ये जनक जीव है, अपने शरीर को केवल 2 भागों में विभाजित करेगा और इनसे भी उत्पन्न संतति और ये विभाजित हुआ भाग से भी उत्पन्न संतति हो जाएगा, तो इसी को हम लोग द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन आपका अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए विखंडन, ये बहुखंडन, इसमें जनक जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर लेता है और यह आपको प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ये भी आपका एमवीवीआई हो गया, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो आपको लगाना पड़ेगा अमीबा तथा पैरामीशियम। देखिए, अब देखिए द्विखंडन क्या है? अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन पाया जाता है। इसमें जनक जीव अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित करता है। ये देखिए, ये आपका अमीबा है, सबसे पहले ये केंद्रक का निर्माण किया और केंद्रक ये टूटा हुआ भाग अपना बँट गया 2 को और देखिए ये अपना नया संतति का निर्माण कर लिया, ये भी अपना नया संतति का निर्माण कर लिया और परिपक्व होकर के ये अलग हो गया। तो देखिए, एक जनक जीव था, हैं? और ये अपने समान संतति उत्पन्न किया। देखिए, जनक जीव और संतति में आपको कुछ भी अंतर दिख नहीं रहा, पूरा लगता है टू कॉपी पेस्ट है, तो इसी को हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक ना? ये देखिए अमीबा और पैरामीशियम में है, तो अमीबा देखिए अपने आप शरीर को 2 भागों में विभाजित कर लिया और देखिए ये भाग भी नया संतति ने उत्पन्न कर लिया और ये भाग भी नया संतति उत्पन्न कर लिया। तो इसीलिए इसी को हम लोग कहते हैं द्विखंडन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? प्लाज़्मोडियम में भी सेम यही होगा और अब जनक जीव अपने शरीर को 2 से अधिक भागों में विभाजित करेगा। अब देखिए, आपका आ जाता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? देखिए, जनन का वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव के शरीर पर मुकुल उत्पन्न होता है, ठीक ना? एक बडिंग मुकुल उत्पन्न, जिसको बड बोलते हैं, मुकुल उत्पन्न होता है और वही उसी मुकुल मतलब उसी जनक जीव के शरीर पर वही मुकुल परिपक्व होकर नए संतति में विभक्त हो जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। मतलब देखिए, ये आपका जनक जीव है और इसके ऊपर ये मुकुल उत्पन्न हो गया। ये ये आपका मुकुल उत्पन्न हो गया, ठीक? ये जनक जीव है, ये जनक जीव है और इसके ऊपर ये मुकुल उत्पन्न हो गया। ये मुकुल परिपक्व होकर के इसी जनक जीव के शरीर पर परिपक्व होकर के ये देखिए नया संतति का उत्पन्न कर लेता है। ये जनक जीव था, इसके शरीर पर मुकुल उत्पन्न हुआ, ये परिपक्व होकर के खुद अपना नया संतति में बदल गया। तो बताइए, इसी जनन को हम लोग मुकुलन कहते हैं। आप लोग समझे कि नहीं? कितना बेहतर से हम समझाते चल रहे हैं, कितना मेहनत लगता है समझाने में, एक कंटेंट को बनाने में। आपको अगर 1 घंटा का ये वन शॉट मिल रहा है, तो इस पे हम लोग को 7 से 8 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब आपको एक वन शॉट मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, मैं वो नहीं बोलूँगा, बट इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना? देखिए, मुकुलन आपको ईस्ट में और हाइड्रा में पाया जाता है। देखिए, ईस्ट में आपका आंतरिक मुकुलन पाया जाएगा, जबकि हाइड्रा में आपका बाह्य मुकुलन पाया जाता है। हाइड्रा में आपका बाह्य मुकुलन पाया जाता है। देखिए, ईस्ट में देखिए, ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर देखिए आपको बड उत्पन्न हो गया, मतलब मुकुल उत्पन्न हो गया। यही मुकुल देखिए परिपक्व होकर के अपना नया संतति में बदल गया। तो इसी में ईस्ट में मुकुलन, आंतरिक मुकुलन पाया जाता है और देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर के बाहर देखिए मुकुल उत्पन्न हो गया और यही मुकुल देखिए परिपक्व हो रहा है, यहाँ भी परिपक्व होकर के देखिए जनक जीव के शरीर निर्माण कर लिया, अपने संतति बना लिया। तो जनक जीव और मुकुल में जनक जीव और संतति में तो कोई आपका भेदभाव नहीं है, कोई भी भिन्नता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जो है कि मुकुलन कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोन, ठीक ना? इसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। उसके बाद देखिए, खंडन द्वारा जनन से आप क्या समझते हैं? अलैंगिक जनन का वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव का शरीर किसी कारणवश बराबर-बराबर भागों में टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है, खंडन कहलाता है और ये स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। आपको बोलेगा खंडन किसमें पाया जाता है, तो स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। देखिए, आप पढ़ लिए हैं बट आप कुछ नहीं समझे हैं, तो ये सभी बेकार है पढ़ा हुआ, ठीक ना? हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है, आप लाइन को ज़रूर पढ़िएगा। क्या है? वह प्रक्रिया, अलैंगिक जनन का वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव क्या है? जनक जीव अपने शरीर को बराबर-बराबर भागों में जरी जनक जीव का शरीर बराबर भागों में टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है। देखिए, जनक जीव है, देखिए देखिए, ये जनक जीव है, ये अपना शरीर को देखिए, ये देखिए,
ये जनक जीव है, हाँ, ठीक है, ये जनक जीव है। रुकिए 1 सेकंड, अच्छा से बनाने दीजिए। देखिए, ये जनक जीव है और देखिए ये अपने संतति को क्या किया, ये देखिए ये अपने शरीर को 2 बराबर भागों में बाँट लिया। ये भाग आ गया, देखिए ये भी भाग, आधा भाग और ये देखिए आधा भाग, ठीक? अब देखिए ये अपना खुद एक संतति का निर्माण कर लेगा। देखिए, ये खुद संतति का निर्माण कर लिया है, देखिए। क्या बताएँ? एक जनक जीव हैं, देखिए ये एक जनक जीव था, हाँ, ये एक जनक जीव था और देखिए अपने शरीर को ये 2 बराबर भागों में बाँट लिया और बाँटा हुआ प्रत्येक भाग जो टूट गया, टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लिया, तो इसी को हम लोग विखंडन कहते हैं। मतलब अलैंगिक जनन का पूरे घटना में ही यही होगा। एक ही जनक जीव रहेगा, अपने शरीर को टूटेगा या बाँटेगा और उसका जो शरीर का जो अंश होता है, उनसे नया संतति का निर्माण हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं और खंडन आपका स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। खंडन आपका स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। देखिए अगला क्या है आपका, देखिए पुनरुत भवन। अब देखिए पुनरुत भवन से आप क्या समझते हैं? देखिए पुनरुत भवन से आप क्या समझते हैं? देखिए पुनरुत भवन, देखिए पुनरुत भवन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसमें जनक जीव का शरीर किसी कारणवश बराबर-बराबर भागों में टूट जाता है, इसमें भी वही बात है और बराबर भागों में टूट जाता है और विभाजित हुए प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है, जिसको हम लोग पुनरुत भवन कहते हैं, प्लेनेरिया था। इससे पहले भी क्या था, जनक जीव अपने शरीर को बराबर-बराबर भागों में बाँट लिया और जो बचा हुआ जो भाग था वो नए संतति का निर्माण कर लिया, तो इसी को हम लोग विखंडन कहते थे और इसमें देखिए पुनरुत भवन में भी समान है। देखिए ये जनक जीव है, ये अपने शरीर को बराबर 3 भागों में बाँट लिया है और ये देखिए ये भी भाग नया प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया। ये बचा हुआ भाग भी प्लेनेरिया में बदल गया और ये वाला भाग भी प्लेनेरिया में बच गया और ये परिपक्व होकर के पूर्ण रूप से प्लेनेरिया का निर्माण कर लिया। मतलब एक जनक जीव था, अपने शरीर को तोड़ लिया और टूटा हुआ सभी भागों से नया संतति का उत्पन्न हो गया, तो इसी को हम लोग पुनरुत भवन कहते हैं, ठीक ना? अगला देखिए क्या है उसके बाद देखिए कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? देखिए जब पादप के किसी कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण होता है, तो इस घटना को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब जब आप पादप में बिना निषेचन कराए पादप के किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण कराइएगा, तो उसको कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यह एक अलैंगिक जनन में आता है। उसमें देखिए इसमें पादप का निर्माण कायिक भाग के द्वारा होता है। इसमें पादप का निर्माण कायिक भाग के द्वारा होता है। देखिए इसका जैसे देखिए आपको अब एमसीक्यू किस हिसाब से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव देखिए अदरक में राइज़ोम के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, लहसुन एवं प्याज में बल्ब के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, आलू में तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है और पत्तियों में ब्रायोफिल्म्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों में ब्रायोफिल्म्स के द्वारा परिवर्धन होता है और देखिए इसमें निषेचन इसमें बिना बीज के द्वारा निषेचन होता है। मतलब क्या बोले, कोई पादप है, हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ये पादप है, हैं? ये पादप है। पादप में बिना निषेचन कराए देखिए हम इसका ये फूल को हम अगर रोप दिए हैं और फूल को रोपने के पश्चात ये पादप का निर्माण हो गया, तो इसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब पुष्प का किसी भी भाग से हम पादप का निर्माण कराएँगे बिना संलयन, बिना निषेचन कराए, तो हम उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक ना? आपको देखिए एमसीक्यू यहाँ से पूछेगा कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आपको यहाँ राइज़ोम लगाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना? ये जो ऑब्जेक्टिव के लिए है। उसके बाद देखिए लहसुन एवं प्याज में बल्ब के द्वारा होता है, तो आलू में तना के द्वारा होता है, पत्ती में ब्रायोफिल्म्स के द्वारा होता है, ठीक ना? पत्तियों में ब्रायोफिल्म्स के द्वारा होता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
आलू में देखिए बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको अपने कॉपी में याद कर लीजिए या रटिए डेली डेली। देखिए ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, बंगाल का आतंक आपको जलकुंभी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए पादप में कायिक प्रवर्धन तो हम समझा चुके हैं। जैसे देखिए देखिए ये आपका पादप हो गया, ठीक। ये आपका पादप हो गया। बिना निषेचन कराए, जैसे देखिए इस भाग को, ये टहनी को हम रोप दिए, ठीक। और टहनी से ही हमारा नया पादप का निर्माण हो गया। तो इसी घटना को हम लोग पादप में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब बिना निषेचन कराए पादप का किसी भी भाग से हम नए पादप का निर्माण कर लेंगे, तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए, अब अलैंगिक जनन आपका हो गया खत्म, ठीक ना। अब देखिए आप आते हैं लैंगिक जनन से, आप क्या समझते हैं। देखिए लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक जीव भाग लेता है, आपको तो पता ही है, एक मेल और एक फीमेल। और लैंगिक जनन में आपका युग्मक का निर्माण होगा, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक ही जनक जीव भाग लेता है। और देखिए इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। उसके बाद देखिए इसमें बहुकोशिकीय जनक जीव भाग लेता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसमें उत्पन्न संतति क्लोन नहीं होता, इसमें उत्पन्न संतति क्लोन नहीं होता, ठीक ना। इसमें उत्पन्न संतति क्लोन नहीं होता है। उसके बाद देखिए लैंगिक जनन का घटना, देखिए आप किस हिसाब से समझिएगा कि जो है गुरुजी लैंगिक जनन में घटना कैसे होता है। देखिए एक मेल है, एक फीमेल है, आप समझ सकते हैं कंटेंट को बनाने में कितना टाइम लगता है। देखिए ये एक मेल और ये एक फीमेल, ठीक है। दो विपरीत जनक जी भाग लिया, ये अपना युग्मक का निर्माण किया, नर युग्मक, ये अपना मादा युग्मक का निर्माण किया। ये दोनों मिल गया, ये मिलने के पश्चात युग्मनज का निर्माण किया। युग्मनज आपका भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण से आपका नया संतति का निर्माण हो जाएगा, नया संतति का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो यही घटना आपका लैंगिक जनन का घटना कहलाता है। इसमें तो दो विपरीत जनक जीव भाग लिया, ये अपना युग्मक का निर्माण किया, ये अपना युग्मक का निर्माण किया। जब दोनों युग्मक आपस में मिला तो आपका युग्मनज का निर्माण कर लिया। युग्मक आपका अगुणित हो गया, युग्मनज आपका द्विगुणित हो गया। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, युग्मक प्रायः होता है और युग्मनज प्रायः होता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए युग्मक अगुणित होता है, युग्मक आपका अगुणित हो जाता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। युग्मक का निर्माण निषेचन के पहले हो जाता है, निषेचन का पहले युग्मक का निर्माण होगा, तभी तो निषेचन बाद में होता है। उसके बाद देखिए युग्मनज का निर्माण निषेचन के बाद होता है, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए जीवन का चक्र प्रवस्था कितना प्रकार का होता है। जीवन जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। किशोरावस्था को ही पादप में कायिक अवस्था भी कहा जाता है। एक आता है आपका प्रजनन का अवस्था, एक होता है आपका जीनार्भ अवस्था, एक होता है आपका जीनार्भ अवस्था, ठीक ना। देखिए उसके बाद देखिए 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 किशोरावस्था किसे कहते हैं। देखिए बच्चों का अवस्था, मतलब जन्म काल से पहले की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। और देखिए वयस्क अवस्था जिसको प्रजनन की अवस्था कहा जाता है, उसको प्रजनन अवस्था कहते हैं। जिनार्भ किसी भी जीव का वह अंतिम अवस्था जिसमें उसका उपापचय क्रिया खत्म होने लगता है, उस अवस्था को जिनार्भ अवस्था कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्या है। देखिए किशोरावस्था, किशोरावस्था किसी भी जीव का प्रजनन काल से पहले की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, या बचपन की अवस्था को आप किशोरावस्था कहते हैं। और देखिए प्रजनन की अवस्था किसी भी जीव का वह अवस्था जिसमें वह संतति करने का योग्य हो जाता है, उस अवस्था को उस जीव का प्रजनन अवस्था कहते हैं। मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है, फिर भी आप इस चैप्टर को बेहतरीन में समझ सकते हैं। देखिए जिनार्व अवस्था किसे कहते हैं, किसी भी जीव का वह अवस्था जिसमें उपापचय क्रिया खत्म होने लगता है, उस अवस्था को जिनार्व अवस्था कहा जाता है। मतलब अंतिम के अवस्था को ही जिनार्व अवस्था भी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम थोड़ा फास्ट में खींच रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि ये वन शॉट है। अगर इसमें हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो वन शॉट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब देखिए पादप में भी प्रजनन अवस्था होता है। आप जीव में तो प्रजनन अवस्था के आधार पर पढ़ लिए, अब देखिए पादप में भी प्रजनन अवस्था आता है। आपको आता है मोनोकॉर्पिक पादप, एक होता है आपका पॉलीकॉर्पिक पादप। देखिए मोनोकॉर्पिक पादप क्या होता है,
वो पादप जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का निर्माण करता है, मोनोकॉर्पिक पादप कहलाता है। और वह पादप जो अपने पूरे जीवन काल में अनेकों बार पुष्प का निर्माण करता है, वो आपको पॉलीकॉर्पिक कहलाता है। जैसे आम में देखिए, आम का वृक्ष को आप जो रोपते हैं, आम का वृक्ष जब तक रहता है वो आपको हर सीजन में आपको फल देगा आम का, ठीक ना। लेकिन आप गेहूं को एक बार रोप करके देखिए, वो 3 माह में मात्र मात्र आपको एक बार ही आपको गेहूं का मतलब गेहूं का निर्माण करेगा, उसके बाद वो अब नष्ट हो जाता है। तो मतलब जो पादप या जो वृक्ष अपना पूरा जीवन काल में केवल और केवल एक बार ही पुष्प का निर्माण करता है, वैसे पादप को हम लोग मोनोकॉर्पिक पादप कहते हैं। और वह पादप जो अपने पूरे जीवन काल में अनेकों बार पुष्प का निर्माण करता है, वैसे पादप को हम लोग पॉलीकॉर्पिक पादप कहते हैं। और देखिए, मोनोकॉर्पिक पादप से आप क्या समझते हैं? जो पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार, इसको आपको याद रखना है, केवल एक बार पुष्प का निर्माण करता है, मोनोकॉर्पिक पादप कहलाता है। जैसे देखिए, गेहूँ हो गया, धान हो गया और बाँस हो गया। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको एमसीक्यू में पूछ देगा। देखिए, नीलकुरंजी है, बाँस है। देखिए, बाँस का जीवन काल आपको 500 वर्ष का होता है। बाँस का जीवन काल आपको 500 वर्ष का होता है, 500 वर्ष का होता है। और देखिए, बाँस को आप जब लगाइएगा और जब तक ये मर नहीं जाता है, केवल और केवल बाँस अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार ही इसमें पुष्प का निर्माण हो गया। आप धान को रोपिएगा और धान का जीवन अवधि 2 से 3 माह के आसपास होता है, या 3 से 4 माह के आसपास होता है, ठीक ना? देखिए, आप इसको रोप दिए और ये आपको अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार धान का निर्माण करेगा। उसके बाद आप इसके वृक्ष को या आप किस प्लांट को काट देते हैं। तो मतलब ये सभी पादप जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प का या फल का निर्माण करता है, वैसे पादप को हम लोग मोनोकॉर्पिक पादप कहते हैं। मैं बोलता हूँ, अगर दम है तो आप भूल करके दिखा दीजिए। जो भूलने का सबके अंदर जो बीमारी धर लिया है ना, कि पढ़ तो लेते हैं बस तुरंत भूल जाते हैं। आप भूलिए, कैसे भूलिएगा? इतना मेहनत लगा है कंटेंट को लाने में, आप भूल नहीं पाइएगा, ये मेरा वादा है, अगर आप यहाँ से क्लास करते हैं तो। देखिए, अब देखिए, पॉलीकॉर्पिक पादप, जो पादप अपने पूरे जीवन काल में अनेकों बार पुष्प का निर्माण करता है, वैसे पादप को पॉलीकॉर्पिक पादप कहते हैं। वैसे पादप को पॉलीकॉर्पिक पादप कहते हैं। जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, पपीता हो गया इत्यादि। मतलब देखिए, आम को आप आज रोप दिए हैं, ये वृक्ष 6 महीना के बाद बड़ा हो गया। जब गर्मी का मौसम आएगा तो आम का फल देगा। 2 साल के बाद फिर गर्मी के मौसम में आम का फल देगा। तीसरे साल में फिर ये गर्मी के मौसम में आम का फल देगा। आप पपीता को रोपे हैं, पपीता अपने सीजन में पपीता का निर्माण करेगा। फिर अगले सीजन में भी ये पपीता का निर्माण करेगा। जब तक ये वृक्ष देहांत नहीं हो जाता, जब तक ये वृक्ष का नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये वृक्ष आपको पपीता का फल देता ही रहेगा, हर साल देगा, ठीक ना? उसके बाद देखिए, आप समझ गए होंगे मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक पादप क्या होता है, ठीक ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है चिल्लाने में भी। देखिए, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक, आप बताइए, आप कहाँ से भूलेगा? इतना डिटेल वाइज़ पढ़ाए हैं, कहीं भी आपको नहीं पढ़ाएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल से जॉइन हो जाइए। और हम आपको बताते हैं कि अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, ठीक ना? देखिए, मोनोकॉर्पिक पादप, एक बीजपत्री पादप को मोनोकॉर्पिक पादप कहा जाता है, और द्विबीजपत्री पादप को आपको पॉलीकॉर्पिक पादप कहा जाता है, ठीक ना? ये देखिए, मोनोकॉर्पिक पादप, ये सभी पादप अपने जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करेगा, जबकि ये पादप अपने जीवन काल में अनेकों बार पुष्प का निर्माण करेगा, ठीक ना? उसके बाद देखिए, देखिए, मानव में मानव मादा में प्रजनन अवस्था 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमेटिस मादा, एक होता है नॉन प्राइमेट मादा। प्राइमेट मादा वह मादा होता है जिसमें आर्तव चक्र के दौरान ब्लडिंग की क्रिया होता है। इसमें आपको ब्लडिंग होता है, ठीक ना? इसमें आपको ब्लडिंग होता है, बट इसमें आपको ब्लडिंग नहीं होता है, ठीक ना? ये प्राइमेट मादा होमो सेपियंस के अंतर्गत आता है। ये आपको जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, इसके अंतर्गत आता है। देखिए, प्राइमेट मादा, देखिए, वह मादा जिसमें आर्तव चक्र के दौरान
आर्तव चक्र के दौरान ब्लडिंग होता है, ठीक है, जिसमें आर्तव चक्र के दौरान ब्लडिंग की क्रिया होता है, वैसे मादा को हम लोग प्राइमेट मादा कहते हैं। और जिसमें ब्लडिंग की क्रिया नहीं होता, इसमें ब्लडिंग की क्रिया नहीं होता, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके पश्चात इसमें ब्लडिंग की क्रिया नहीं होता है, तो इसको हम लोग नन प्राइमेट मादा कहते हैं, ठीक ना। देखिए आपको हम लोग उदाहरण दिए हैं, कैसे बोर्ड में पूछेगा ना, हम लोगों को पता है ना, उसका पूछने का एक्सपीरियंस पता है। देखिए देखिए उसके बाद देखिए नॉन पिरामिड मादा और पिरामिड मादा तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए जैसे इसमें आ गया आपका पिरामिड मादा में हो गया, आपको पिरामिड मादा में हो गया आपको, जैसे हो गया मानव हो गया, चिंपैंजी हो गया, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, बंदर हो गया, ये सब हो गया आपका प्राइमेट मादा, ठीक ना। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो गया आपको नॉन प्राइमेट मादा। उसके बाद देखिए लैंगिकता, लैंगिक जनन का घटना, 3 घटना होता है। एक होता है आपका निषेचन पूर्व घटना, एक होता है आपका निषेचन और एक होता है आपका निषेचन पश्च घटना हो जाता है। देखिए निषेचन पूर्व घटना में आपका युग्मक का निर्माण होगा। इसके बाद देखिए इनमें युग्मक का स्थानांतरण भी होगा। अब देखिए युग्मक का निर्माण हो गया, आप सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन मतलब संबंध जो बनाते हैं, सबसे पहले आपको मैथुन क्रिया के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण करना पड़ेगा। फिर आपका निषेचन की क्रिया आएगा, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, मतलब संयोजन होगा। और निषेचन पश्च परिवर्तन में जो आपका संयोजन होने के पश्चात आपका युग्मनज का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। देखिए देखिए इसमें आपको समझाया गया है लैंगिक जनन का घटना। देखिए निषेचन पूर्व घटना, इसमें युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का स्थानांतरण हो जाता है। और देखिए निषेचन में देखिए संलयन हो जाता है, मतलब युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक युग्मक का मिलने की घटना को ही हम लोग संलयन कहते हैं, जिसके पश्चात युग्मनज का निर्माण हो जाता है। निषेचन पश्च परिवर्तन में देखिए युग्मनज का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। ये इसी के बाद सबसे पहले ये प्रक्रिया होता है, युग्मक का निर्माण हो गया, ये आपस में मिला, युग्मक संलयन हो गया, संलयन के पश्चात आपका युग्मनज का निर्माण हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए निषेचन पूर्व अवस्था से आप क्या समझते हैं, निषेचन पूर्व प्रावस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। और देखिए किसी भी जीव शरीर के अंदर जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात युग्मक का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहता है। और यह घटना आपको निषेचन पूर्व अवस्था में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इस घटना को युग्मक जनन का घटना भी कहा जाता है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए इसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है, इसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है, ठीक ना। युग्मक का निर्माण हो गया, उसके बाद विशेष क्रिया द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होगा, फिर उसके बाद जाके संलयन का क्रिया होगा, ठीक ना। देखिए देखिए युग्मक, अब देखिए आपका युग्मक 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सम युग्मक, एक होता है आपका विषम युग्मक। सम युग्मक देखिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब आपका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आकार रूप से एक दूसरे का समान होता है तो उसको सम युग्मक कहा जाता है। और जब एक दूसरे के समान नहीं होता है तो उसको आपको विषम युग्मक कहते हैं। आपको देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, निम्न में से, निम्नलिखित में से सम युग्मक कौन है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा तो क्लोरोफोरा हो गया सम युग्मक, शैवाल जो का शैवाल का युग्मक जो होता है वो सम युग्मक हो जाता है, और कवक आपका सम युग्मक हो जाता है, फ्यूकस आपका असम युग्मक हो जाता है, कारा आपका असम युग्मक हो जाता है और मानव में असम युग्मक हो जाता है। देखिए वो समझाते हैं, देखिए सम युग्मक देखिए, देखिए ये हो गया आपका स्पर्म, ठीक, और ये हो गया आपका अंडाणु। ये दोनों आपका समान नहीं है, इसमें तो आपका फ्लैजिला नहीं है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक समान नहीं हो आकार रूप से तो उसको आप लोग विषम युग्मक कहते हैं, ठीक ना। देखिए जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में आकार रूप से एक दूसरे के समान हो तो उस युग्मक को सम युग्मक कहा जाता है। जैसे क्लोडोफोरा शैवाल हो गया और कवक हो गया। देखिए क्लोडोफोरा यह फीमेल युग्मक हो गया और क्लोडोफोरा का नर युग्मक हो गया। ये दूसरे का देखिए एक दूसरे का पूरा अपरूप है, एक दूसरे के पूरा समान है, तो इसको हम लोग सम युग्मक कहते हैं। उसके बाद देखिए विषम युग्मक तो आप समझ गए हैं। उसके देखिए विषम युग्मक में हम समझाते हैं। देखिए विषम युग्मक,
देखिए ये मेल गैमीट हो गया और ये फीमेल गैमीट हो गया। देखिए मेल गैमीट में क्या होता है, देखिए देखिए मेल गैमीट और उसके बाद देखिए ये फीमेल गैमीट। देखिए ये भी अगुणित, ये भी अगुणित। देखिए मेल गैमीट में आपका फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि आपका फीमेल गैमीट में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ठीक ना। देखिए ये दोनों अगर आकार रूप से भिन्न है तो आप इसको विषम युग्मक कह सकते हैं, ठीक ना। जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता मतलब लैंगिक के आधार पर जीव कितना प्रकार का होता है। देखिए एक लिंगी प्राणी और द्विलिंगी प्राणी, मतलब वैसा प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है उसको आप लोग द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। और जिसमें एक लिंगी प्राणी जिसमें केवल एक जीव का लक्षण पाया जाता है, एक लिंग का लक्षण पाया जाता है, उसको आप लोग एक लिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य आपका एक लिंगी हो गया, कॉकरोच आपका एक लिंगी हो गया, पपीता आपको एक लिंगी हो गया और तेलचट्टा आपको एक लिंगी हो गया। पपीता आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उसके बाद देखिए केचुआ हो गया, टॉप वार्म हो गया, अड़हुल हो गया और नारियल हो गया। अड़हुल आपका द्विलिंगी हो गया, ये अभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए एक लिंगी प्राणी किसे कहता है, देखिए ये कोई जीव है, ठीक। देखिए इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। अगर नर और मादा का दोनों अगर जनन मार्ग इसमें पाया जाता है, अर्थात दोनों का गुण पाया जाता है, तो इसको आप लोग द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। अर्थात अगर ये देखिए कोई जीव है और इसके अंदर केवल और केवल मेल या नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्शन केवल मतलब दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, तो इसको आप लोग एक लिंगी प्राणी कहते हैं। अगर दोनों पाया जाता है तो आप लोग उसको द्विलिंगी प्राणी कहेंगे, ठीक ना। इसका ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा जो भी ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक ना। देखिए निषेचन पूर्व अवस्था तो आप समझ गए। अब देखिए आपका आता है निषेचन। निषेचन पूर्व अवस्था में आपका युग्मक का निर्माण हुआ था, युग्मक का स्थानांतरण हुआ था। अब उसके बाद देखिए युग्मक तथा नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन मतलब मिलने की घटना को ही निषेचन पूर्व प्रावस्था कहा जाता है। मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलने की घटना को निषेचन पूर्व प्रावस्था कहा जाता है। और इसमें देखिए क्या है, दोनों मिल रहा है। देखिए ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक आपस में मिल रहा है, तो इसी को आप लोग निषेचन पूर्व निषेचन अवस्था कहते हैं। और देखिए आप निषेचन पश्च प्रावस्था से आप क्या समझते हैं, देखिए निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन हो गया, निषेचन के पश्चात युग्म पहले देखिए युग्मक का निर्माण हो गया निषेचन पूर्व अवस्था में, युग्मक स्थानांतरण हुआ। उसके बाद देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक आपका मिला तो वो आपका निषेचन अवस्था हो गया। और जब वो आप मिल गया तो आपका युग्मनज का निर्माण हो गया, जो कि युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाता है। देखिए युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है, जिसके पश्चात आपका भ्रूण का निर्माण होता है। यही भ्रूण विदलन करके आपका अपरा का निर्माण में बदलता है और अपरा आपको एक संतति का निर्माण करके देता है। अपरा एक ऐसा जरिया है जो कि भ्रूण में उत्पन्न संतति को आपको पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए मेल युग्मक और फीमेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक क्या, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक जब ये दोनों का निर्माण हो गया तो निषेचन पूर्व अवस्था। और ये देखिए ये दोनों मिल रहा है तो ये निषेचन का अवस्था हो गया, ये निषेचन का अवस्था हो गया। और ये देखिए ये दोनों मिलने के पश्चात जो युग्मनज का निर्माण किया है, ये निषेचन पश्च अवस्था हो गया, ठीक ना। अब ये युग्मनज आपका भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण से ही आपका एक संतति का निर्माण हो जाएगा। तो आपका चैप्टर देखिए सबसे कम समय में चैप्टर खत्म हुआ है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। अंतिम के 10 से 15 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मतलब वन शॉट के अनुसार बोल रहे हैं। अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, आप तो अभी अभी आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप अभी वन शॉट पढ़िए। अगर आपका कम टाइम बचा हुआ है, अगर आप इस वीडियो को नवंबर के टाइम में देख रहे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए जो आपको कम से कम टाइम में और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ आपको चैप्टर को फिनिश कर दे। तो आज हमारा ये अंतिम चैप्टर था, मतलब ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का अंतिम वीडियो है। ये आपको वन शॉट हो गया, ठीक ना।
वन शॉट हो गया और ये चैप्टर आपका हो गया द एंड। तो चलिए मिलते हैं अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव के सेशन में, इसका हम लोग मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के सेशन में और आपका सब्जेक्टिव के सेशन में मिलते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।